हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो आपका HPTET नॉन मेडिकल का पेपर जो है वो हो चुका है। आई होप आपका पेपर जो है अच्छा गया होगा। अभी के जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ फिज़िक्स और जो आपका केमिस्ट्री सेक्शन रहा है उसकी जो आंसर की है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो जो फिज़िक्स थी इस बार, वो अब तक का जितने भी पेपर हुए हैं आपके, मतलब जब से टैट स्टार्ट हुआ है, आई थिंक सो ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल की फ़िज़िक्स रही होगी। इसमें इन्होंने लोअर लेवल का कुछ ऐड ही नहीं करा है, सारा ही 11th 12th का डाला है। बिल्कुल भी पहले जो फ्रीक्वेंसी रहती थी, अगर हम बात करें 70-30 की फ्रीक्वेंसी रहती थी 10th और 12th की, 70-30 की, पर इस बार इन्होंने 20-80 फ्रीक्वेंसी कर दी है, विच मीन्स दैट कि 80% 11th 12th का, 20% 10th तक के लेवल का है, बाकी सारा आपका हायर लेवल का डाल दिया है। तो जिसने हायर लेवल वाले चैप्टर पढ़े होंगे उसका फिजिक्स सेक्शन सही गया होगा, ठीक है। तो इवन जो केमिस्ट्री सेक्शन है वो तो बहुत ही इजी आया था। लास्ट टाइम पे जो मैंने केमिस्ट्री सेक्शन के प्रिपरेशन क्वेश्चंस आपके साथ डाले थे, जिन जिन चैप्टर, नेमिंग को बोला था, ऑर्गेनिक को बोला था अच्छे से पढ़ना है आपने, वहाँ से पक्के आपको क्वेश्चन आए। ऐसा सीधे सीधे वही क्वेश्चन भी आ चुके हैं, आए हैं जो हमने अपने मॉक टेस्ट में डिस्कस करे थे। जिन्होंने वो मॉक टेस्ट देखे होंगे उनका केमिस्ट्री सेक्शन तो अच्छा। देखो, अगर आपने मेरे थ्योरी लेक्चर अटेंड किए हैं तो आपका केमिस्ट्री सेक्शन और फिजिक्स सेक्शन दोनों ही अच्छे जाने चाहिए, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं अपने केमिस्ट्री सेक्शन में भी। केमिस्ट्री तो बिल्कुल ही, फिज़िक्स में मैं बोल सकती हूँ कि 1-2 चैप्टर्स है उसकी हमने प्रैक्टिस नहीं करी थी, बाकी तो ऑलमोस्ट बेसिक था, चीज़ों को घुमाया गया था, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर, ये जो रिसेंट हमने अपने वो करे थे, मॉक टेस्ट करे थे, उसमें मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल के बारे में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, सिंपल आपको अगर बताया जाए तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर थे 2, तो 2 यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट था कन्वर्ट 3 मीटर पर सेकेंड इंटू द किलोमीटर पर आवर। यूनिट कन्वर्जन है, ये मैं जब भी आपका कोई न्यूमेरिकल होता था वहाँ पे आपको बताती थी। यूनिट कन्वर्जन है, ये कोई मुश्किल नहीं था, ये तो छोटी क्लास वाला ही क्वेश्चन था आपके पास। 3 मीटर पर सेकेंड था, मीटर को किलोमीटर में, तो मीटर को किलोमीटर में 10⁻³ होना था। और नीचे था आपके पास सेकेंड स्क्वायर, उसको आर में कन्वर्ट करना था, तो 1/3600 मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स आना था, मतलब इसका स्क्वायर, तो ऊपर चला जाना था। तो ये जो टर्म है हमारे पास ऐसे बननी थी, 3 इंटू में 3600 मल्टीप्लाई में 3600 अपॉन में 1000, ठीक है। 2030 से 30 कैंसिल, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर बनता है इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन क्या, आंसर क्या बनता है इसका, ऑप्शन नंबर सी आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉल ऑफ ए मास m हैविंग वेलोसिटी u, इट्स अ रिजिड बॉल, की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इसकी u है और मास m है। मास तो इनिशियल फाइनल सेम ही रहता है। इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द बॉल, कि जो पहले वेलोसिटी थी वही बाद में है, देन व्हाट विल बी द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉल। तो मोमेंटम पहले हमें पता होना चाहिए, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू में वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम क्या आया, फाइनल मोमेंटम वही मास है, वही वेलोसिटी है, बट डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, क्योंकि जब बॉल इससे स्ट्राइक करी वो इस डायरेक्शन में आ गई, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस साइन आया। तो चेंज इन कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस में इनिशियल, तो फाइनल माइनस में इनिशियल, माइनस माइनस प्लस करके माइनस में 2mu इज़ द राइट आंसर। 2mu इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द चेंज इन द वेट ऑफ द बॉडी ऑफ ए मास m इन द लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विदाउट एक्सेलेरेशन। तो जब कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं है तो वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा वेट में, बिकॉज जो वेट है वो तो एक्सेलेरेशन के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो जब एक्सेलेरेशन ही चेंज नहीं हो रहा है तो वेट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकिलिस्ट कम टू रेस्ट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक 10 मीटर्स, कि 10 मीटर्स की ब्रेक जो है उसने अप्लाई करी, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ए रोड अपोजेस द साइकिल बाय अ फोर्स ऑफ दिस, हाउ मच वर्क डन बाय द रोड ऑन द साइकिलिस्ट, कि रोड पे साइकिलिस्ट ने कितना वर्क डन करा। देखो पहली तो बात है कि फोर्स इस तरफ लग रही है हमारे पास साइकिलिस्ट की, और रोड हमारा इस तरफ फोर्स लगा रहा होगा तभी वो रुकेंगी, तो फोर्स होंगी अपोजिट इन नेचर, एंगल आएगा 180, यानी कि वर्क डन हमारा नेगेटिव ही होगा। तो नेगेटिव या तो ऑप्शन नंबर सी होगा या डी होगा। तो हमारी फोर्स कितनी रखी है 200, और हमारे पास जो वो दे रखा है, अगर हम बात करें
अपना डिस्टेंस वो दे रखा है 10 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन सी आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इज अ सिंबल वेयर यूजुअल मीनिंग दैट प्रेशर। हमें इतना पता है, देखो ये हमें ये पता है कि जो वर्क डन होता है ना वो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, बट हर जगह प्रेशर दे रखा है, तो वर्क डन अपॉन में टाइम प्रेशर होता है। तो अगर मैंने यहाँ टाइम लगाया तो यहाँ भी टाइम लगा दूँगी, तो ये चीज़ क्या बन गया प्रेशर, यहाँ पे फोर्स एज इट इज़, और यहाँ पे ये आ जाएगी वेलोसिटी। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने बहुत बार बोला था आपको कि इनको करना है, टर्म्स को घुमा फिरा के वो देते हैं, और ये पक्का ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा हमारे पास। Next, a rocket lift of mass of this kg is blasted with the initial acceleration of this. Calculate the initial force of the blast. कि initial force जो होगी blast में कितनी होगी। मैं आपको यहाँ पे calculate करके नहीं बता रही हूँ, सिंपल बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे हमारी जो force है वो क्या आ जाएगी, ये रहेगा इसका आंसर 2.96 इंटू में 10⁵ न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़, तो जो ये टॉर्क है ये हमने करा था अपने रोटेशनल मोशन वाले में, मैंने आपको बताया था कि जो टॉर्क होती है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, तो ये ऑप्शन तो नहीं, यहाँ भी फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, यहाँ भी फोर्स इनटू, बट आर एफ साइन थीटा, यानी कि आर क्रॉस में एफ, ऑप्शन बी। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू इंक्रीज इन द डेप्थ बिलो द अर्थ। तो ये हमने देखा था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, चाहे हम हाइट को इंक्रीज़ करें या डेप्थ नीचे लेके आएँ, इसको चेंज करें, तो हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज ही करती है, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन बी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रेच्ड वायर इज़, यहाँ से क्वेश्चन थोड़े हायर लेवल के स्टार्ट हुए, जो आपका जो चैप्टर है मैकेनिकल सॉलिड वाला, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ चुके हैं। मैंने करवाया था, ऐसा नहीं है कि वो चैप्टर नहीं करवाया था आपको। ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला रहना था वो रहना था हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम ऑफ द वायर। ठीक है। इन अ कार लिफ्ट कंप्रेस्ड फोर्स वाले क्वेश्चन भी काफ़ी सारे आए हैं। ऑफ अ फोर्स ऑन अ स्मॉल पिस्टन हैविंग अ रेडियस ऑफ दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू द सेकंड पिस्टन ऑफ द रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर। इफ द मास ऑफ द कार टू बी लिफ्टेड इज 1350 kg, द कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड ऑन द स्मॉल पिस्टन। तो मैं कैलकुलेट करके नहीं बता रही हूँ आपको, सीधा आंसर बता रही हूँ। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये जो क्वेश्चन है ये भी सिंपल उसी का आया। देखो यहाँ पे स्ट्रेस निकालने को बोला है, तो जो स्ट्रेस होती है ये मैंने बताया था फोर्स अपॉन में एरिया होता है, तो फोर्स तो आपको दे रखी है किलो न्यूटन, इसको आपको कन्वर्ट करना था ऐसे ही सिस्टम में, कितना आ जाना था 1000 से मल्टीप्लाई हो जाना था, नीचे आना था एरिया। अब स्टील रोड है उसमें ये चीज़ है, तो वो सर्कल की तरह ही होगी, तो एरिया क्या आएगा पाई इंटू में r²। तो r कितनी दे रखी है 10 mm, r कितनी दे रखी है 10 mm, तो 10 mm को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर कितने होंगे हमारे पास 10 mm में, अगर मैं बात करूँ 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 10 mm होते हैं। मिलीमीटर होगा ना ये, मिलीमीटर, मीटर में 10⁻³ होगा ना यहाँ पे, तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 10⁻, मिलीमीटर ही होगा ना ये, हाँ 10⁻, ऐसे करके। तो जब हम इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे ये सारी चीज़ें करके, तो हमारे पास जो आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट है हीट कैन नॉट बी इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर टू बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर का क्वेश्चन था और हीट फ्लो थी, तो इसमें थर्मोडायनेमिक्स की ही बात की गई थी, बट कौन सा लॉ, इट्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नॉट फर्स्ट, इट्स सेकंड। वट आर द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसके बारे में बहुत बार आपको बताया गया था थ्योरी लेक्चर्स में भी, क्वेश्चंस में भी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CS, ये हमारे पास Q अपॉन में, क्योंकि स्पेसिफिक आ जाती है तो इसमें मास आ जाता है साथ में चेंज इन टेम्परेचर, तो हीट है इसकी हो जाएगी जाउल, मास नीचे आ रहा था पर किलोग्राम पर केल्विन, ऑप्शन सी। इन्हें SHM, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में मैंने बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट द ओरिजिन, द फोर्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस। तो जिनने भी मेरे मॉक टेस्ट है, जिन जिन बच्चों ने वो करे हैं उन्होंने ये क्वेश्चन करा होगा, क्योंकि मैंने टॉर्क बताया था, टॉर्क को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये आपको क्या दे रखा है, आपका फोर्स दे रखी है, और ये क्या दे रखा है आपको, आपका पोजीशन वेक्टर। तो R क्रॉस में F, तो R दे रखा है हमें I कैप J कैप, क्रॉस कैसे होना था I, यहाँ पे I J K, तो पहले R आना था 1 -1 1, उसके बाद ये 7 3 -5,
आई हमने सॉल्व करना है, आई को कैसे सॉल्व करेंगे, आई वाला छुपा देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 1 बनेगा ये, उसके बाद -1 नहीं है ना यहाँ पे, 1 -1 1 7 3 -5, अच्छा ये 5 है, तो यहाँ आ जाना था हमारे पास, तो यहाँ -5 आना था, और यहाँ से हमारा आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पे भी माइनस है ना, साइन में गड़बड़, तो ये +5 हो जाना था, और माइनस का 3 आ जाना था, सॉल्व करके आना था 2i कैप, तो 2i कैप यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ओके, उसके बाद j कैप, माइनस तो आएगा ही आएगा j के साथ, इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, माइनस का 5 हो जाएगा और माइनस का 7 हो जाएगा, तो 7 और 5 कितने हो गए, 12, -12 और ये +12, तो +12 माइनस आया 12, कहाँ गड़बड़ हुई, माइनस, क्योंकि इसको छुपाना है ना ऐसे, माइनस का 5 माइनस का 7, इसको छुपा दिया ना, माइनस का 5 माइनस का 7, आई थिंक सो ये प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं होंगी, चलो के कैप फाइंड आउट करके देखते हैं, इसको भी छुपा देंगे, इसको भी छुपा देंगे, 3 प्लस में 7, यही आएगा ऑप्शन नंबर ये, यहाँ पे इसमें मिस्टेक होगी, ठीक है ना। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये तो सभी बच्चों को आना चाहिए था, ये बताया गया है कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब भी एरिया करना था, जो भी 2 टर्म्स दी गए उनको मल्टीप्लाई करते, तो ये हमारे डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो जब भी हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आता है पाई में 180, ऐसे आएगा पाई में 180 ही आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 में 180, यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 3.14 आएगी पाई की वैल्यू, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर बनता है वो ये बनता है 1.745 × 10⁻² रेडियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन ऑफ मास 1000 kg फायर्स अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास दिस 1 kg, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ दिस, तो वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल, तो रिकॉइल वेलोसिटी वाले हमने क्वेश्चन करे थे, तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, मास ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल अपॉन में मास ऑफ गन, तो मास ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना दे रखा है 1000 kg, इंटू में वेलोसिटी कितनी दे रखी है उसकी 100, अपॉन में प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 1 kg, अ गन ऑफ मास 1000 kg, ओके, ऊपर है 1 kg, तो ऊपर 1 kg, नीचे आना था 1000 kg, 20 से 20 सिंपल कैंसिल, 1/10 दैट इज 0.1, तो ये रहा 0.1 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ मूविंग अ बॉडी इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन अबाउट अ सर्कल हैविंग रेडियस एंड फोर्स इज दिस, तो ये क्वेश्चन मैंने बताया था जब वर्क डन वाला चैप्टर हमने करा था कि जब कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में जाती है तो वहाँ पे जो वर्क डन होता है वह 0 होता है, क्योंकि एंगल हमेशा टेंजेंट की फॉर्म में बनता है, 90 आ जाता है, तो जैसे भी एंगल 90 आता है तो हमारे पास क्या आ जाना था 0 वर्क डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा था किसके इक्वल होता है, E में ds, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास फोर्स अपॉन में चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इफ़ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक ही क्वेश्चन आपको याद करवाया गया था, वो क्या था कि उस पर कोई भी वर्क डन नहीं होता है, वर्क डन इज़ कांस्टेंट, नो वर्क इज़ डन, कोई वर्क डन नहीं होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहती है, कोई भी वर्क डन नहीं होता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी ऑफ EMF ऑफ 10 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohm इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर, इफ द करंट इन द सर्किट इज दिस, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला आना था हमारे पास कि जो EMF होती है ना, EMF वो V प्लस में IR के इक्वल होती है, एक्सटर्नल वोल्टेज और इंटरनल वोल्टेज, तो EMF कितनी रखी है हमें 10, और ये वोल्टेज हमें नहीं दे रखी है, इसको एज इट इज़ रहने देते, करंट दे रखा है 0.5, और ये दे रखी है हमें 3 ohm इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये 1.5 इस तरफ आके 1.5 करेंगे 8.5, तो जो हमारी वोल्टेज है वो आ गई 8.5। अब हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालना है इज इक्वल टू IR, R निकालना है, R निकालना है, तो R आ जाएगा V अपॉन में I, तो V कितना आया 8.5, I कितना है 0, 8.5, I कितना है 0.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 1 17 ohm, 17 ohm इज़ द राइट आंसर, ठीक है।
द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ रोड, यानी कि वो रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है। इसको भी मैंने बहुत जोर लगाया था, जो कल आपको मॉक टेस्ट करवाया गया था उसमें मैंने इन चीज़ों के बारे में बोला था कि ये जो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी वाला रिलेशन है उसको अच्छे से करना, उसके ऊपर घुमा फिरा के क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ रोड कॉपर एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ थिन कॉपर वायर। तो जो हमारी जो रेजिस्टिविटी, देखो ये ऐसे होता है, आर इज इक्वल टू ऐसे एल ए, यहाँ से अगर मैं रेजिस्टिविटी निकालूँ आर ए एल, यानी कि लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी लेंथ कम होगी उतनी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो जो थिन वायर जब हमने कॉपर ली कि तो उसकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, ज़्यादा, बी इज़ मोर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन देन द इलेक्ट्रॉन इज, क्योंकि जब वो स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी स्टेशनरी ही रहेगा हमारे पास। करंट कैरिंग पावर लाइन्स कैरीज करंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 5 मीटर अबव इट्स। सो इस पे लगना था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। वो ऐसे करके हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है ना, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ये हमारा ऐसे ऐसे होता है ना, यहाँ पे फोर्स होती है हमारे पास, यहाँ पे मोशन होता है, यहाँ पे हमारा करंट होता है ऐसे। तो करंट की डायरेक्शन तो यही बोली गई थी, वेस्ट टू ईस्ट, इस तरफ वेस्ट टू ईस्ट है हमारे पास करंट की डायरेक्शन। तो उसने बोला है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो यही डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी, टूवर्ड्स द नॉर्थ, ऑप्शन सी। 1 हेनरी इज इक्वल टू, अब हमें ये पता था कि हेनरी जो है वो मैग्नेटिक, हमारे पास जो म्यूचुअल इंडक्शन होते हैं कोफिशिएंट उनकी यूनिट, तो उसी के बारे में पूछ लिया गया। तो ये हमारे पास वेबर पर एम्पियर के इक्वल होती है, वेबर पर एम्पियर के इक्वल में होती है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन हमने पावर वाले बहुत बार करे थे। अ लाइट बल्ब इज़ रेटेड, पावर दे रखी है हमें कितनी, देखो पावर और वोल्टेज दे रखी थी, रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए पूछा गया था। तो वोल्टेज और उसका रिलेशन बनाना था, हमारे पास होता है वो V² R, आर निकालना था। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, ये आपको क्वेश्चन करवाया था मैंने। V², तो V² यानी कि 220 मल्टीप्लाई में 220 अपॉन में पावर कितनी है 100, ये बन जाना था। 20 से 20 कैंसिल, 22 और 22 484, ये हमने करा था मॉक टेस्ट में क्वेश्चन, तो इसका आंसर आ जाएगा 484। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन, ये आपको थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन चला गया था, मैं सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, आपको आंसर बता रही हूँ, आएगा 400, ठीक है। नेक्स्ट है, ये हमने करा था पावर डिसिपेशन, बोली गई है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर डिसिपेशन किस में होती है। देखो हमने पढ़ा था ये ऑल्टरनेटिंग करंट में, कैपेसिटर और इंडक्टर में तो पावर डिसिपेशन होती ही नहीं है। तो जब हमारा प्योर रेजिस्टिव सिस्टम होगा वहाँ पे हमारी पावर जो कंजप्शन है वो जो एक तरह से मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। काफ़ी सारे क्वेश्चन मॉक टेस्ट से थे, तो जिन बच्चों ने जो रिसेंटली, मैं इतना कॉन्टीन्यूसली आपको मॉक टेस्ट नहीं प्रोवाइड करवा पाई, इसका रीज़न था कि मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी ठीक नहीं थी, मेरे को एक मेडिसिन से रिएक्शन हो गया था, ठीक है। बट जितने भी मैंने प्रोवाइड करवाए थे अगर आपने वो देखे हैं तो काफ़ी अच्छा पेपर जाना चाहिए आपका, ठीक है, मतलब क्लियर हो चुका होना चाहिए। नेक्स्ट है एनेको सोल्यूशन, देखो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, हमें बनाया गया है कि इस क्वेश्चन में NaCl से हमने NaOH बनाया। तो जब मैंने सॉल्ट वाला एसिड बेस सॉल्ट जो चैप्टर है वहाँ पे बताया था NaOH का प्रिपरेशन मेथड, वहाँ पे आपको बताया गया था कि ये प्रिपरेशन मेथड होता है क्लोरल अल्कली प्रोसेस, क्योंकि अल्कली NaOH हमारा अल्कली होता है और इसमें क्लोरीन बनी है, दैट्स वाई इसका नाम आता है क्लोरल अल्कली प्रोसेस। मैंने बोला था रिसेंट जो वीडियोस डाली गई हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो इन्होंने पूछा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है उसमें पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि उसको रेफरेंस रखा गया है तो उसके पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है हमारे पास, 0 0 0। तो ये हमने बहुत बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं। इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन दोनों को माइनस करना है, 45 आएगा हमारे पास, 80 नो 45 नहीं, 80 माइनस में 35, हाँ 45 आएगा, नहीं 45 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें बोला था विच ऑफ दीज मॉलिक्यूल हैज़ एक्सपैंड ऑक्टेट, तो ये भी हमने करा था जब केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करवाई थी, वहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बताया गया था, वहाँ पे हमने डिस्कस करा था। तो किस में ऑक्टेट जो है वो एक्सपैंड कर चुका है, देखो CCl4 है, 4 ही बॉन्ड है, तो 2 4 6 8 ही है, नो CO2 ऐसे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, PF4 PF5 सॉरी, ऐसे ऐसे करके ऐसे, तो 2 4 6 8 10, तो इसमें ऑक्टेट एक्सपैंड कर गया था। तो ये बहुत बार करा गया था। आर्नस्टिंग में कौन सा एसिड होता है, दैट इज़ योर मिथेनोइक एसिड।
विटामिन के बारे में बोला था, हर विटामिन को अच्छे से करना है। तो आपको एनीमिया हो जाता है, एनीमिया होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। ये भी केमिकल काइनेटिक्स बहुत अच्छे से करवाया था। ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी बताया गया था। तो ये रोट लॉ एक्सप्रेशन है, इसमें आपने इन दोनों टर्म्स को ऐड करना था। इसकी 1 थी, इसकी 2 थी, 1 प्लस में 2 करके 3 इज़ द राइट आंसर। हाफ लाइफ पीरियड भी बताया गया था आपको। तो हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो जो टी हाफ होता है वो हमारे पास होता है 0.693 अपॉन में के। तो के की वैल्यू तो 2 दे रखी थी, तो 2 से कैंसिल करना था, 0.34 है ऑप्शन ये। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये सिंपल सी रिएक्शन है, एक कंपाउंड था वो डिसोशिएट हो गया दो डिफरेंट में, तो उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉन्जुगेटेड एसिड बेस बहुत अच्छे से करवाया गया है। अगर एसिड होता, एसिड मीन्स ए फॉर एसिड, ए फॉर एड फॉर H पॉजिटिव, बेस बोला गया है तो लॉज ऑफ H पॉजिटिव, तो यहाँ से OH बचेगा। अब H पॉजिटिव चला गया, वो पॉजिटिव लेके गया, पीछे नेगेटिव छोड़ के गया OH नेगेटिव। व्हाट इज़ द जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से आपको करवाई गई थी, वहाँ से आप बता सकते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ योर RMGX। ये रिएक्शन हमने डिस्कस करी थी, तो ये रिएक्शन है आपकी डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। डाउस प्रोसेस, कॉमन प्रोसेस, कपलिंग रिएक्शन, ये हमने सब करे थे, पर ये डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन है क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट बना है। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये हमने बहुत अच्छे से करा हुआ है, इट इज़ योर रिडॉक्स रिएक्शन। लेंथेनॉइड, एफ ब्लॉक मैंने नहीं करवाया, पर लेंथेनॉइड जो है उनकी सेपरेशन डिफिकल्ट होती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। द स्पीशीज इन विच कार्बन एटम कैरिंग ओड इलेक्ट्रॉन, तो ये हमने इंटरमीडिएट करा था, वहाँ पे बहुत अच्छे से करवाया था। ये है हमारा फ्री रेडिकल, कौन सा है, फ्री रेडिकल। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन, ये भी बहुत बार डिस्कस किया गया क्वेश्चन है, 1,50,000 कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ब्यूटेनोइक एसिड, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने बोला था ऑर्गेनिक अच्छे से करनी है, नेमिंग करनी है, पक्का क्वेश्चन आएगा और पक्का आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। ये छोटी क्लासेस वाला एक्वारीजिया 3:2 में 1। नेक्स्ट है, ये भी मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए थे कि कैसे आपने बताना है कि कौन से कलरलेस आयंस होंगे। कलरलेस वो होंगे जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। स्कैंडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। तो ये 21, इसको मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताई थी, आर्गन 3D1 4s2, तो इसके तीनों इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, यानी कि 2 यहाँ से 2 यहाँ से, यहाँ तो पेयर्ड अप है, यहाँ तो काली है डी, तो कोई बचा ही नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये कलर नहीं देगा। तो यानी कि या तो ऑप्शन, अच्छा तीनों में ही यही है। इसके साथ है टाइटेनियम, क्रोमियम, और इनमें से देख लेते हैं टाइटेनियम 4 पॉजिटिव। तो टाइटेनियम होता है हमारे पास Z22, तो इसका क्या आ जाएगा, आर्गन 3D2 4s2, तो इसके भी चारों चलेंगे, तो ये ऑप्शन ए कलरलेस होंगे। बेंजीन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आया था, ये मैंने बहुत बार डिस्कस करवाए हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड है, देखो 3 पाई बॉन्ड एक ही ऑप्शन नहीं, 2 ऑप्शंस में था। 3 पाई बॉन्ड, ये रहा पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, तो बच्चों को ये लगता है कि 3 पाई बॉन्ड और 6 सिग्मा बॉन्ड है, गलत है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं, C6H6 है, तो 12 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड इज ऑप्शन सी। केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, CSO4.12H2O। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत डिस्कस करा है इस पर, तो हाइड्रोजन का आ जाएगा +2, सल्फर का X आ जाएगा, इसका -8 आ जाएगा, 0 + 6, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज नॉट शो, ये क्वेश्चन लास्ट परसों जो आपको मॉक टेस्ट करवाया गया था, वहाँ क्वेश्चन करवाया था कि कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, ये वाला ClO4 नेगेटिव डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा हमारे पास। व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन, तो कार्बन डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, तो जब भी कार्बन डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन आती है, sp2। नेमिंग बिल्कुल सिंपल सी नेमिंग थी, देखो डबल बॉन्ड है ईन, तो एन नहीं होगा, आइन नहीं होगा, नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता, ईन हो सकता है, बस देख लेते हैं। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3, 3 पे ब्रोमो है, 3 पे ब्रोमो है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 पेंटीन, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये आपको आ गया इक्विलिब्रियम चैप्टर से क्वेश्चन की जो हेबर प्रोसेस है, ये रिएक्शन दी गई है जब प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। तो जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो नंबर ऑफ़ मोल्स इंक्रीज़ कर जाते हैं, तो रिएक्शन शिफ्ट करेगी जहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स कम हो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स 3 और 1 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इस तरफ शिफ्ट करेगी फॉरवर्ड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इसका आंसर आता है मेंडलीव वाला पीरियोडिक टेबल, इसका आंसर गैलियम आपके पास, ठीक है। सोल्डर इज़ एन अलॉय, तो अलॉय के ऊपर मैंने बोला हुआ था अच्छे से क्वेश्चन कर लेना है आपने पास जो ये चीज़ें हैं। तो सोल्डर जो अलॉय होता है लेड और टिन का होता है आपके पास, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वैंट ऑफ फैक्टर दिस, ये मैंने बताया था, इसको आपने कैसे करना, और इवन ये क्वेश्चन ही करा था हमने, K2SO4, इसमें वैंट ऑफ फैक्टर बताना है, तो इसमें जितने आयन होंगे
2K पॉजिटिव होगा और SO4 नेगेटिव होगा। 2 आयन से है, एक आयन है 3 इज़ द वेंटो फैक्टर। हाउ मेनी एलिमेंट एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट अंडर नॉर्मल कंडीशन, कितने एलिमेंट जो हैं वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन। इट इज़ 11 इज़ द राइट आंसर। तो ये थे आपके पास। मैथ्स भी आपका बहुत इजी 10th लेवल तक का ही था, कोई हायर लेवल का नहीं था। फिजिक्स थोड़ी सी हाई लेवल की गई, केमिस्ट्री बहुत इजी थी। तो ओवरऑल पेपर एक तरह से थोड़ा सा हम एवरेज नहीं बोल सकते, अबव एवरेज आपका पेपर चला गया था। मतलब हम बोल सकते हैं जैसे आपका लेवल होता है डिफ़िकल्ट, मीडियम एंड फॉर, और क्या हो सकता है, लो लेवल, मीडियम लेवल का फॉर द फिजिक्स की वजह से। अदरवाइज तो सारा कुछ ठीक है आपके पास। ठीक है, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट के साथ मिलेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।